मीरा मधु के घर के नजदीक पहुंचने ही वाली थी कि तभी एक दुकान के बाहर खड़े कुछ लोगों में से एक की नजर उस पर पड़ी। वो तुरंत मीरा के पास आकर बोला, अच्छा हुआ मीरा बेटा जो तू आ गई। मोहन भाई साहब ने मधु को घर से निकाल दिया है क्या? मीरा ने हैरानी से पूछा। तो उस आदमी ने उसे बताया, हाँ बेटा, वो अभी अभी अपना सामान लेकर गई है। तू प्लीज कुछ दिनों के लिए उसे अपने यहाँ ले जा, कुछ दिनों में सब अपने आप ठीक हो जाएगा। मोहन भाई साहब का गुस्सा कम होते ही वो खुद ही मधु को घर ले आएंगे। मीरा ने तुरंत पूछा, पर चाचा मधु गई किस तरफ से है? मैं तो सड़क पर कब से उसी का इंतजार कर रही हूँ। अरे अभी थोड़ी देर पहले यही से तो गई है, उस आदमी ने इतना कहा ही था कि मीरा सड़क की ओर दौड़ पड़ी और उसे सड़क पर इधर उधर देखने लगी। जब उसे मधु नजर नहीं आई तो वो जल्दी से अपनी गाड़ी में बैठी और उसे ढूंढने के लिए निकल गई। इधर मोहन अपनी व्हीलचेयर पर बैठे रो रहे थे। उन्होंने रोते हुए टेबल पर रखी मधु की तस्वीर उठाई और बोले, मुझे माफ कर देना बेटा, मुझे अपनी मधु पर पूरा भरोसा है और मैं जानता हूँ कि तेरा कहा एक एक शब्द सच है, पर फिर भी मैंने तुझे यहाँ से जाने दिया क्योंकि तेरे लिए यही सही था। जो कुछ भी हुआ है उसके बाद आरती तुझे इस घर में सुकून से नहीं जीने देती। दिन रात तुझे ताने मारती, तेरा अपमान करती। तू तो उसके ताने सुनकर भी मुस्कुरा देती, पर मुझसे नहीं सहा जाता क्योंकि मैं तुझे दर्द में नहीं देख सकता, इसलिए मुझे तुझे खुद से दूर करना पड़ रहा है। पर मैंने हरनाम को फोन कर दिया था। मैं अच्छे से जानता हूँ कि वो और मीरा तेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। मुझे ये भी पता है बेटा कि मेरा इस तरह से पेश आना तुझे तोड़ देगा, पर मैं अपनी बेटी को जानता हूँ। वो जिंदगी से लड़ना जानती है, गिरकर संभलना भी जानती है, और यही मैं चाहता हूँ कि अब तू अपनी जिंदगी सिर्फ अपने लिए जिए, सिर्फ अपने लिए। दिल पर पत्थर रखकर मैंने अपने जिगर के टुकड़े को खुद से दूर कर तो दिया है, पर अब ना जाने तेरा ये बाप तेरे बिना कितने दिन जी पाएगा। इतना कहकर वो मधु की तस्वीर को सीने से लगाकर रोने लगे। तभी उनके घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। मोहन ने मधु की तस्वीर फिर से टेबल पर रखी और अपने कमरे का दरवाजा खोला। उन्हें लगा कि शायद मधु लौट आई है। सोफे पर परेशान बैठी आरती ने उठकर घर का दरवाजा खोला तो सामने व्हाइट कलर की शर्ट और ब्लू जीन्स पहने करण खड़ा था। आरती उसे हैरानी से देखने लगी, पर फिर वो करण को पहचान गई। आप यहाँ? आरती ने हैरानी से पूछा तो करण हाथ जोड़कर बोला, नमस्ते, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? उसके इतना कहते ही आरती दरवाजे से हट गई। उसे देखकर मोहन और आरती दोनों एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। करण अंदर आते ही बोला, मैं जानता हूँ कि आप लोग मुझे पहचान गए हैं और शायद आप लोगों के मन में मुझे लेकर ढेरों सवाल भी उठ रहे होंगे, पर मैं आपसे और मधु से सिर्फ इतना कहने आया हूँ कि आप लोग फिक्र मत कीजिए। जो कुछ भी मेरी वजह से हुआ है उसे मैं खुद कल सुबह तक ठीक कर दूंगा। ये सुनकर आरती ने गुस्से में पूछा, क्या ठीक कर देंगे आप? आज जो कुछ भी हुआ है ना, उसके बाद आप जैसे बड़े लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपकी जिंदगी वैसे ही चलती रहेगी जैसे पहले चल रही थी, पर हमारी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। कुछ नहीं बदलेगा आंटी, मैं आपसे कह रहा हूं ना कि कल सुबह का अखबार सब कुछ ठीक कर देगा, करण बोला। आरती ने गुस्से में अपना मुंह फेर लिया, पर मोहन चुपचाप बैठे करण को देख रहे थे। करण उनकी ओर देखकर बोला, देखिए सर, जो कुछ हुआ है वो क्यों हुआ, किसने किया है, क्यों किया है, ये मैं नहीं जानता, पर प्लीज मेरा यकीन करिए, मेरे और मधु के बीच ऐसा कोई रिश्ता नहीं है जिसकी वजह से मुझे या उसे किसी के भी सामने शर्मिंदा होना पड़े। प्लीज ट्रस्ट मी। बेटा, तुम पर ट्रस्ट करने से मेरी बेटी के दामन में जो दाग लगा है वो साफ नहीं होगा, पर तुम्हारे यहाँ आने से इस मोहल्ले के लोगों को ये यकीन जरूर हो जाएगा कि न्यूज़ में जो कुछ भी आ रहा है वो सच है। मोहन की बातें सुनकर करण सोच में पड़ गया। तभी मोहन हाथ जोड़कर बोले, बेटा तुम अब चाहकर भी कुछ ठीक नहीं कर सकते हो। जो होना था वो हो चुका है, इसलिए यहाँ से चले जाओ। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज यहाँ से चले जाओ। करण को कुछ समझ नहीं आया कि वो क्या करे। उसकी नजरें मधु को तलाशने लगी, पर वो उसे कहीं नजर नहीं आई। वो चुपचाप वहां से चला गया। उसके जाते ही आरती ने घर का दरवाजा बंद कर लिया। दरवाजा बंद होने की आवाज सुनकर करण ने पलटकर दरवाजे की ओर देखा और फिर अपनी गाड़ी की ओर बढ़ने लगा। उसे देखकर वहां खड़े एक आदमी ने दूसरे आदमी से पूछा, ये वही है ना करण खुराना, जिसकी वजह से मोहन भाई साहब ने अपनी बेटी को घर से निकाल दिया है? उसके इतना कहते ही करण के कदम रुक गए। तभी वो दूसरा आदमी बोला, हाँ वही तो है, पर ये यहाँ क्यों आया है?
कहीं अखबार में जो खबर छपी है वो सच तो नहीं है। करण ने गुस्से में उस आदमी को घूरा और फिर वहां से चला गया। उसने अपनी गाड़ी में बैठते ही बहुत जोर से अपना हाथ स्टीयरिंग पर दे मारा। मम्मा ठीक ही कह रही थी कि आज जो हुआ उसकी कीमत मधु को चुकानी पड़ेगी। आज मेरी वजह से वो अपने परिवार से जुदा हो गई। ना जाने वो कहाँ होगी, किस हाल में होगी, मुझे ढूंढना होगा उसे। वो अपने फोन में मीरा का नंबर सर्च करते हुए फिर से बोला, मधु ने कल मेरे फोन से अपनी दोस्त मीरा को कॉल किया था। हो सकता है कि उसे मधु के बारे में कुछ पता हो। तभी उसे ट्रू कॉलर में मीरा का नंबर मिल गया। उसने तुरंत उसे कॉल की। दूसरी ओर मीरा गाड़ी ड्राइव करते हुए मधु को ही तलाश रही थी, पर जैसे ही उसके फोन की बेल बजी उसने तुरंत अपना फोन उठाकर देखा, पर करण का नंबर देखते ही उसे बहुत गुस्सा आया। उसने गुस्से में अपनी गाड़ी साइड में ली और कॉल रिसीव करके बोली, समझते क्या है आप अपने आप को? हिम्मत कैसे हुई आपकी मधु के साथ बदतमीजी करने की? कल अगर आपने मेरे सामने मधु से वो सब कहा होता ना जो आपने अकेले में कहा है, तो मधु की कसम मैं आपका मुंह नोच लेती। आपकी वजह से मेरी दोस्त की जिंदगी का तमाशा बन गया है। उसे उसके पापा और सौतेली माँ ने घर से निकाल दिया है। सब आपकी वजह से हुआ है। बस एक बार आप मेरे सामने आ जाइए, मधु की कसम मैं आपको जान से मार दूंगी। उसकी बातें सुनकर करण ने अपने गुस्से को कंट्रोल किया और बोला, बिल्कुल मार देना, पर पहले मुझे ये बताओ कि क्या मधु तुम्हारे साथ है? नहीं है वो मेरे साथ, उसे ही ढूंढ रही हूँ मैं, और अगर मधु को एक खरोंच भी आई ना तो मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी, समझे आप? मीरा गुस्से में उस पर भड़की। तुम मुझे धमकी देना बंद करो मीरा, और मधु को ढूंढने में मेरी मदद करो, क्योंकि अगर मधु को सच में कुछ हो गया तो मैं खुद अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। मीरा की बोलती बंद हो गई और वो सोच में पड़ गई। करण ने खुद को संभाला, देखो मीरा, मधु की जिंदगी में जो तूफान मेरी वजह से आया है उसे सिर्फ और सिर्फ मैं रोक सकता हूँ, पर उससे पहले मुझे मधु को ढूंढना होगा, उससे बात करनी होगी मुझे, इसलिए प्लीज मेरी मदद करो। मीरा कुछ पल सोचकर बोली, मधु जब भी परेशान होती है तो वो सीधे मंदिर जाती है। आज दोपहर भी वो मुझे वही मिली थी। उसके घर से कुछ दूरी पर ही गेंदेश्वर महादेव का मंदिर है, शायद वो वही होगी। मैं वही जा रही हूँ, आप भी वहां आ जाइए। करण ने उसकी कॉल डिस्कनेक्ट की और अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। कुछ देर में वो मंदिर पहुंच गया। सोमवार होने की वजह से मंदिर में बहुत भीड़ थी। करण अपने जूते उतारकर मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने लगा। तभी उसे मीरा सीढ़ियों पर बैठी नजर आई, जिसकी आंखों में आंसू थे। उसे देखकर करण के कदम रुक गए। वो मीरा को रोते देख समझ गया कि शायद मधु यहाँ नहीं है। उसे देखते ही मीरा उठकर उसके पास आई और बोली, मैंने पूरा मंदिर देख लिया है, पर मधु यहाँ नहीं है। इतना कहकर वो रोने लगी। करण परेशान होकर मंदिर की सीढ़ियों पर ही बैठ गया, पर मीरा रोते हुए फिर से बोली, पता नहीं कहाँ गई होगी। उसका तो अपने परिवार और मेरे अलावा कोई नहीं है, ना जाने कहाँ और किस हालत में होगी। करण ने खुद को संभाला और फिर आदि को फोन किया। दूसरी ओर से आदि ने कॉल रिसीव की। सर आप कहाँ हैं? अभिषेक और वकील साहब आ गए हैं, हम सब बस आपका ही इंतजार कर रहे हैं। करण ने जवाब दिया, उनसे थोड़ी देर और इंतजार करने को कहो और मेरा एक काम करो। जी सर कहिए, आदि फट से बोला। करण उसे कुछ समझाने लगा और फिर बोला, जब तक मैं आ नहीं जाता तब तक तुम ये काम खत्म करो। आदि ने सिर हिलाया और कुछ कहने लगा। करण ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी और मीरा से बोला, मीरा मुझे लगता है कि तुम्हें अपने घर जाना चाहिए। हो सकता है कि मधु तुम्हारे घर जाए। ये सुनकर मीरा कुछ पल के लिए सोच में पड़ गई। तो करण फिर से बोला, मीरा तुम अपने घर जाकर अपने सारे दोस्तों से मधु के बारे में पता करो, शायद किसी को कुछ पता हो। तब तक मैं अपने सोर्सेस से उसे ढूंढने की कोशिश करता हूँ। यू डोंट वरी, मधु मिल जाएगी। मीरा ने सिर हिलाया और बिना कुछ कहे वहां से चली गई। उसके जाते ही करण खुद से बोला, मधु को जितना मैं जान पाया हूँ वो कमजोर तो बिल्कुल नहीं है, इसलिए वो कोई गलत कदम नहीं उठाएगी। लेकिन अगर वो मीरा के पास नहीं आई तो आखिर गई कहाँ होगी? करण यही सोचते हुए अपनी गाड़ी की ओर बढ़ा। उसने कुछ पल सोचा और फिर अपनी गाड़ी रेलवे स्टेशन की ओर मोड़ ली। इधर मधु रेलवे स्टेशन पर एक बेंच पर अकेली बैठी थी। उसकी आंखों में एक भी आंसू नहीं था। वो बस स्टेशन पर आने जाने वालों को देख रही थी। स्टेशन पर बहुत से लोगों के होने की वजह से वहां बहुत शोर था, पर फिर भी उसके कानों में अपने पापा के कहे शब्द गूंज रहे थे। पिछले कुछ दिनों में उसके साथ जो कुछ भी हुआ वो सारे पल उसकी आंखों के सामने नाचने लगे थे। उसकी पलकें भी धीरे धीरे बंद होने लगी थी।
वो बार बार अपने एक हाथ की उंगलियों को अपनी एक भौं पर फेर रही थी, क्योंकि उसके सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा था। उसे अपने चारों तरफ शोर के साथ अपने पापा, माँ, ममता और करण की आवाजें सुनाई दे रही थी। तभी उसके पास एक औरत आकर बैठ गई। उसने मधु से पूछा, बेटा जयपुर जाने वाली ट्रेन कितनी देर में आएगी? जब मधु ने कोई जवाब नहीं दिया तो उस औरत ने उसके कंधे पर हाथ रखकर पूछा, क्या हुआ बेटा? मधु चौंक गई। उसने अपनी बंद हो रही आंखों से उस औरत की ओर देखा, पर कुछ बोल नहीं पाई। तभी जयपुर जाने वाली ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ गई। ट्रेन आ गई, इतना कहकर उस औरत ने तुरंत अपना सामान उठाया और ट्रेन की ओर बढ़ने लगी। मधु ने भी खुद को संभाला और अपना सूटकेस लिए ट्रेन की ओर जाने लगी। उससे एक कदम भी चला नहीं जा रहा था और उसकी आंखों के सामने अंधेरा सा छाने लगा था। फिर भी वो ट्रेन की ओर बढ़ी चली जा रही थी, लेकिन इससे पहले कि वो ट्रेन तक पहुंचती, ट्रेन चल दी, पर उसके कदम नहीं रुके। वो चलते चलते प्लेटफॉर्म के किनारे पर आ गई थी। तभी सामने से एक ट्रेन बहुत तेजी से आने लगी। मधु को बिल्कुल होश नहीं था, इसलिए वो आगे बढ़ी जा रही थी। उसने जैसे ही चलती हुई ट्रेन की ओर अपना एक कदम बढ़ाया, वहां खड़े कुछ लोग चीखते हुए उसकी ओर दौड़ पड़े। ट्रेन बहुत नजदीक आ चुकी थी। मधु ने जैसे ही अपना दूसरा कदम बढ़ाया, करण ने उसकी कलाई पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लिया। मधु को तो उसने बचा लिया, पर मधु का सूटकेस और करण का फोन ट्रेन के सामने जा गिरे और उनके पर खच्चे उड़ गए। करण ने घबराकर मधु की ओर देखा तो उसे बिल्कुल भी होश नहीं था। उसे बस करण का धुंधला सा चेहरा नजर आ रहा था, पर करण बस उसे एकटक देखे जा रहा था। आहिस्ता आहिस्ता मधु की आंखें बंद हो गई और वो करण की बाहों में ही बेहोश हो गई। मधु, मधु, करण उससे होश में लाने की कोशिश करते हुए बोला, पर उसने अपनी आंखें नहीं खोली। करण ने उसे अपनी बाहों में उठाया और उसकी ओर देखते हुए अपनी गाड़ी की ओर बढ़ने लगा। दूसरी ओर ऋषभ मधु के घर की ओर जाने वाली सड़क पर खड़ा बड़ी बेचैनी से हरीश के आने का इंतजार कर रहा था। उसकी गाड़ी के पास ही लक्की भी खड़ा था। तभी हरीश भागते हुए आया और बोला, इस गली के अंदर जाते ही तीसरा घर उस लड़की का है, पर हमने यहाँ पहुँचने में देर कर दी ऋषभ। आज जो कुछ भी न्यूज में आया है, उसके बाद उसकी फैमिली ने उसे घर से निकाल दिया है। मधु आधे घंटे पहले यहाँ से जा चुकी है। ये सुनकर ऋषभ के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल एक बेटी अपने माँ बाप के पास जरूर लौटेगी, पर हमें तब तक इंतजार करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हमारा शहर है और यहाँ मधु को ढूंढना हमारे लिए मुश्किल नहीं होगा। वैसे भी मधु गायत्री निवास में काम करती थी, तो उसके बारे में वहां से इंफॉर्मेशन निकालना मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। अपने घर वालों के अलावा मधु का कोई तो होगा जिसके पास वो गई होगी। यहाँ के लोगों और आसपास की दुकानों पर पता करने की कोशिश करो, तब तक मैं गायत्री निवास से उसके बारे में पता करता हूँ। अब मुझे मधु तक पहुँचने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। इधर शालिनी अपने कमरे में परेशान टहलते हुए बार बार करण को फोन कर रही थी, पर उसका फोन बंद आ रहा था। वो बेड पर बैठकर बोली, पता नहीं करण मधु की मदद के लिए पहुंचा या नहीं, फोन भी नहीं उठा रहा है। उसने इतना कहा ही था कि तभी उसके फोन की बेल बजने लगी। उसने अपना फोन देखा तो हैरानी से बोली, ये आउट हाउस से मुझे कौन फोन कर रहा है। उसने तुरंत कॉल रिसीव की। हेलो मम्मा, मैं करण बोल रहा हूँ, आप प्लीज जल्दी से आउट हाउस आ जाइए प्लीज। क्या हुआ करण, सब ठीक है ना? करण ने परेशान होकर जवाब दिया, मैं आपको फोन पर कुछ नहीं बता सकता मम्मा, आप प्लीज जल्दी से आउट हाउस आ जाइए और किसी को कुछ मत बताइएगा। ये भी नहीं कि आप आउट हाउस आ रही हैं, जल्दी आइए प्लीज मम्मा। मैं आ रही हूँ करण, इतना कहकर शालिनी ने कॉल कट कर दी और तुरंत उठकर चल दी। इधर मधु बेड पर बेहोश लेटी हुई थी और डॉक्टर उसका चेकअप कर रहे थे। करण वही रूम के दरवाजे के पास खड़ा उन्हें चेकअप करते देख रहा था। तभी शालिनी ने वहां आकर उससे पूछा, क्या हुआ करण, तू इतना परेशान? उन्होंने अपनी बात खत्म भी नहीं की थी कि उसकी नजर मधु पर पड़ी। मधु, वो तुरंत मधु के पास आई। उसने मधु के सिरहाने बैठकर घबराते हुए उसके सिर पर हाथ फेरते हुए पूछा, करण क्या हुआ मधु को? करण कुछ कहता उसके पहले ही डॉक्टर बोल पड़े, इनकी हालत कुछ ठीक नहीं है, इनका ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा कम हो गया है, कमजोरी भी बहुत है, लगता है काफी वक्त से कुछ खाया पिया भी नहीं है और बुखार भी बहुत तेज है। करण और शालिनी दोनों परेशान होकर एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। शालिनी ने डॉक्टर से पूछा, ये होश में कब तक आ जाएगी डॉक्टर साहब? कुछ कहा नहीं जा सकता, पर आप चिंता मत करिए,
मैंने इंजेक्शन दे दिया है, जल्दी ठीक हो जाएगी। फिलहाल इन्हें आराम करने दीजिए, क्योंकि इन्हें आराम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं कुछ मेडिसिन लिख रहा हूँ, ये मंगवा लीजिए और कुछ खिलाने के बाद इन्हें ये दीजिएगा। और हाँ, ठंडे पानी की पट्टियाँ इनके माथे पर रखते रहिए, बुखार जल्दी उतर जाएगा। डॉक्टर ने इतना कहकर दवाइयों की पर्ची करण को दी और अपना बैग बंद करके बोले, मैं चलता हूँ, अगर ज़रूरत लगे तो फिर से फ़ोन कर दीजिएगा। शालिनी ने सिर हिलाया तो डॉक्टर वहाँ से चले गए। उनके जाते ही करण शालिनी से बोला, मम्मा आप यहीं रुकिए, मैं सर्वेंट से कहकर ये दवाइयाँ मंगवाता हूँ। इतना कहकर वो तेजी से वहाँ से चला गया। शालिनी मधु की हालत देखकर बहुत परेशान हो गई और बहुत प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरने लगी। इधर मीरा बार बार करण को फोन कर रही थी, पर करण का फोन बंद आ रहा था। उसने गुस्से में अपना फोन बैग पर फेंका और रोते हुए बोली, मधु कहाँ चली गई है तू? तूने मुझसे कहा था कि अगर कोई प्रॉब्लम आई तो तू सीधे मेरे पास आएगी, पर लगता है मैंने तेरी बात मानकर बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे तुझे अकेले छोड़ना ही नहीं चाहिए था, नहीं छोड़ना चाहिए था मुझे तुझे अकेले। पता नहीं तू कहाँ होगी, किस हाल में होगी, अब मैं तुझे कहाँ ढूंढूं, कैसे ढूंढूं? इतना कहकर वो रोने लगी। इधर करण बर्फ से भरा एक बाउल लिए अपनी मम्मा के पास आया। उसने बिना कुछ कहे बाउल उसकी ओर बढ़ाया तो वो उसे हैरानी से देखने लगी, पर फिर उसने बाउल लिया और मधु के माथे पर ठंडे पानी की पट्टी रखते हुए बोली, इसी बात का डर था मुझे। मैं जानती थी कि जो कुछ भी ड्रामा आज हुआ है उसका खामियाजा इस बच्ची को ही भुगतना पड़ेगा। और अगर तू इसे यहाँ लेकर आया है तो ये भी साफ है कि शायद इस मुश्किल घड़ी में इसके परिवार ने इस पर भरोसा नहीं किया है, और अगर भरोसा नहीं किया है तो इसका साथ देने का तो सवाल ही नहीं उठता। उन्होंने इसे घर से निकाल दिया है ना? करण ने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपना सिर झुकाकर सोच में पड़ गया। शालिनी ने फिर से उससे पूछा, कहाँ से लेकर आया है इसे? करण वहीं एक काउच पर बैठ गया, पर उसने शालिनी की बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो एकटक मधु को देख रहा था और उसे वो पल याद आ रहा था जब उसने मधु का हाथ पकड़कर उसे ट्रेन के नीचे आने से बचाया था। शालिनी ने पट्टी फिर से बर्फ में भिगोई और करण की ओर देखकर पूछा, मैंने तुझसे सवाल किया है करण? मम्मा आपके किसी सवाल का कोई जवाब नहीं है मेरे पास, इसलिए बस इतना कहूंगा कि आज अगर मैं वक्त पर नहीं पहुंचता तो शायद मेरी वजह से मधु अपनी जिंदगी खत्म कर लेती। ये सुनते ही शालिनी करण की ओर देखने लगी, पर करण की हिम्मत नहीं हुई अपनी मम्मा की ओर देखने की। करण नजरें झुकाकर फिर से बोला, मम्मा मधु ठीक ही कहती है कि मैं उसके दर्द की वजह बन गया हूँ। आज जाने अनजाने मैंने मधु से उसका सब कुछ छीन लिया है, इसका घर, इसके पेरेंट्स, इसका सम्मान, सब कुछ। आज मैं अपनी ही नजरों में गिर गया हूँ। ये सब सुनकर शालिनी उठकर उसके पास आई और उसके बगल में बैठी। उसने करण की हथेली थामी और बोली, करण जो कुछ हुआ है उसमें तेरी कोई गलती नहीं है। कभी कभी हालात ही ऐसे बन जाते हैं कि इंसान मुजरिम ना होकर भी मुजरिम बन जाता है, जैसे मधु बन गई है उसके अपनों की नजरों में, और जैसे तू बन गया है खुद अपनी ही नजरों में। करण परेशान होकर बोला, आज अगर मधु को कुछ हो जाता तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाता। मधु को अपनी बाहों में बेहोश देखकर मुझे एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे मेरे दिल ने धड़कना ही बंद कर दिया है। मुझे नहीं पता कि इतना कुछ होने के बाद मधु को यहाँ लाकर मैंने सही किया या गलत, पर उस पल मुझे कुछ नहीं सूझा और मैं इसे यहाँ ले आया। पता नहीं जब ये होश में आएगी तो कैसे रिएक्ट करेगी। शालिनी मुस्कुराते हुए बोली, तू मधु की फिक्र मत कर करण, मैं इसे संभाल लूंगी। करण तुरंत सोफे से उठकर अपनी मम्मा के पैरों में बैठा और उनके घुटनों पर अपना सिर रखकर बोला, मम्मा मुझे लगता है जब तक सब ठीक नहीं हो जाता मधु को यही रहना चाहिए, पर मैं मधु को जानता हूँ, अगर इसे ये पता चल गया कि मैं इसे अपने आउट हाउस ले आया हूँ तो ये यहाँ कभी नहीं रहेगी, और इसकी इस हालत में मैं इसे अकेले छोड़ने का रिस्क भी नहीं लेना चाहता, इसलिए मुझे आपकी मदद चाहिए। शालिनी उसके बालों पर हाथ फेरते हुए बोली, तू चिंता मत कर, मधु को ये पता नहीं चलेगा कि तू इसे यहाँ लेकर आया है। जब इसे होश आएगा तो मैं इसे कह दूंगी कि मैं इसे यहाँ लेकर आई हूँ और तुझे इस बारे में कुछ पता नहीं है। मैं इसे यहाँ रहने के लिए मना लूंगी और खुद इसका ख्याल भी रखूंगी, पर मधु के पूरी तरह ठीक होने तक हमें अपने घर पर भी ये बात सबसे छिपानी होगी करण, क्योंकि ये बात जानकर कहीं रिद्धिमा और उसके घर वालों के साथ माँ और बाकी सब भी तुझे और मधु को गलत ना समझ बैठे। और तू अपने डैड को तो जानता ही है, वो ये कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे
कि जिस लड़की का नाम तेरे साथ जुड़ने से उनके खानदान की इज्जत का तमाशा बन गया है, तू उसे अपने घर में लेकर आए, इसलिए अच्छा यही होगा कि मधु के पूरी तरह ठीक होने तक ये बात हम दोनों के अलावा किसी को पता ना चले। ये सुनकर करण तुरंत बोला, एक इंसान है मम्मा जिसे हमें ये बात बतानी पड़ेगी, क्योंकि उसे शायद मधु की सच में परवाह है और जो मधु को लेकर बहुत परेशान है। ये सुनकर शालिनी उसे हैरानी से देखने लगी, तो करण उनकी ओर देखकर बोला, मधु की दोस्त मीरा। लेखिका कविता वर्मा। अगर आपको मेरी लिखी कहानियाँ पसंद आ रही है और आप इस कहानी को आगे भी पढ़ना और सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और आज ही सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।